आज हम फिर हैरान होंगे कि हमारे ग्रह की वनस्पति क्या कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए कुछ असाधारण चीज से शुरू करते हैं। सहारा जैसे रेगिस्तान में भी कभी कभी बारिश होती है और यह पृथ्वी पर सबसे अविश्वसनीय पौधे के जीवित रहने के लिए काफी है। पेड़ से सूखी टहनियों का एक गोला निकलता है। इस हवा में यह यात्रा कर सकता है, कभी कभी एक दिन में 1 किलोमीटर से भी ज्यादा। यह पौधा 100 सालों से मृत है, लेकिन इसके लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। यह बिना उद्देश्य के यात्रा नहीं करता, क्योंकि एनासार्क्टिका या जेरिको का गुलाब फिर से जीवित हो सकता है। इन इलाकों में साल में 1 या 2 बार ही बारिश होती है। पानी का गड्ढा मिलना असंभव है। दशकों तक तलाशने पर किस्मत साथ दे सकती है। वह टहनियां पानी सोख लेती हैं और कुछ ही मिनटों में खुल जाती हैं। और जो पौधा पूरे 100 साल से मृत था, वो आंखों के सामने जीवित हो जाता है। जीवन असंभव परिस्थितियों में जीवित रहने का अनोखा तरीका खोज लेता है, लेकिन जेरिको के गुलाब को एक और चमत्कार की जरूरत है। बारिश को इसकी टहनियों पर सूखने और फिर से मुड़ने से पहले पड़ना चाहिए, और कभी कभी यह चमत्कार होता है। बारिश की बूंदों की मार से पौधे के बीज अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। मिट्टी नमी से भर जाती है। कुछ ही घंटे बीतते हैं और नए अंकुर निकल आते हैं। बस कुछ ही हफ्तों में वे खिलेंगे और अपने बीज पैदा करेंगे। फिर इससे पहले कि वे और बड़े हो सकें, सूरज उन्हें मार देता है, लेकिन उनके बीज पौधे के अंदर जीवित रहते हैं। बारिश के लौटने और पानी के गड्ढे में गिरने का इंतजार करते हैं, भले ही यह सदियों बाद हो। जल्दी मृत पौधा जड़ों से अलग हो जाता है और टम्बलवीड बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? ठीक ऐसा ही एक और पौधा है, लेकिन यह ठीक इसके विपरीत काम करता है। यह भी सालों तक मृत रह सकता है, लेकिन अपने पुनरुत्थान के लिए यह पानी का नहीं, बल्कि आग का, एक असली आग का इंतजार करता है। यह पौधा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। यहाँ दुनिया में कहीं और से ज्यादा वनस्पतियों की विविधता है। लगभग 9000 पौधे, जिनमें से ज्यादातर को परागणकों की जरूरत होती। वे उनकी मदद के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, असाधारण आकार और चमकीले रंग दिखाते हैं। हर कोई इनाम के तौर पर मीठे अमृत का वादा करता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा पौधा है जो भीड़ के साथ प्रतिस्पर्धा से बचा है, और गर्मियों का बढ़ता तापमान उसे वो सब कुछ प्रदान करता है जिसकी उसे जरूरत है। 15 सालों में पहली आग लगती है। वही पौधा जो इसका इंतजार कर रहा था मौका पाता है। विशाल क्षेत्र जलकर राख हो जाता है। आग की लपटें हर चीज को निगल जाती हैं। इलाका धुएं से भर जाता है। लगभग सभी पौधे राख में बदल जाते हैं। सुलगते अंगारों के धुएं के कारण ऐसा लग सकता है कि कोई भी पौधा इस नरक से नहीं बचा। लेकिन आग की सिर्फ 4 दिन बाद फायर लिली राख से उठ खड़ी होती है। यह 15 साल तक जमीन के नीचे पड़ी रही, लेकिन अब धुएं से जागकर ये जीवित होने लगती है। इसके फूल छोटे और साधारण होते हैं, लेकिन इसे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सभी प्रतियोगी मर चुके हैं। इस जले हुए इलाके में परागणक इन छोटे लाल बीकनों को दूर से देख सकते हैं। अब वे अमृत का एकमात्र स्रोत है, और फूल जितने ज्यादा मेहमानों को आकर्षित करते हैं, उनके परागण की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। कुछ महीनों के बाद पूरा परिदृश्य फिर से जीवंत हो जाता है, और प्रतिस्पर्धा की वापसी के साथ फायर लिली फिर से मुरझा जाती है। अब वे जमीन के नीचे वापस चली जाएंगी और वहां एक बल्ब के रूप में रहेंगी, जब तक कि कुछ दशकों बाद कोई और आग उन्हें जला न दे। आप सभी वीनस फ्लाईट्रैप के बारे में जानते हैं। मैंने इस चैनल पर इसके बारे में कई बार बात की है। कई लोग गलती से सोचते हैं कि यह सबसे तेज मांसाहारी पौधा है, क्योंकि इसकी जाल बंद होने की गति आश्चर्यजनक है। ज्यादातर कीड़े प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। हालांकि एक और मांसाहारी पौधा है जो वीनस फ्लाईट्रैप से कहीं ज्यादा तेज है। और अब आप कुछ ऐसा अविश्वसनीय देखेंगे जो कल्पना को चकित कर देता है। आपके सामने पूर्वी वेनेजुएला है। यहाँ की बारिश इतनी तेज होती है कि ऊंची चट्टानी चोटियों पर मिट्टी जमा नहीं हो पाती, जिसके कारण यहाँ रहने वाले पौधों को पोषक तत्वों का दूसरा स्रोत खोजना पड़ता है। ये ब्रोमेलियाड है। इनकी पत्तियां कीप बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करती हैं, तो केंद्र में जमा होता है। ऐसा लगता है कि पौधे को पानी जमा करने की क्या जरूरत है, जबकि यहाँ पहले से ही बहुत है। लेकिन अब बात समझ जाए, ब्रोमेलियाड के अंदर इन छोटे तालाबों में सबसे विविध जीव बसते हैं। मच्छरों के सभी प्रकार के लार्वा और अन्य छोटे जानवर। वे यहाँ अपना जीवन जीते हैं और देर सबेर मर जाते हैं। मृत्यु के बाद उनके शरीर पौधे की पोषक तत्वों की जरूरतों का एक हिस्सा पूरा करते हैं। यह एक अच्छा सहयोग है जिसमें दोनों पक्ष फल फूल सकते हैं, लेकिन एक बड़ा लेकिन है। एक शिकारी चोर पौधा है जो इस स्थिति का फायदा उठाता है, और यहाँ यह धीरे धीरे और चुपके से अपनी कुटिल योजना को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहा है। यह पौधों की दुनिया का एक असली लुटेरा है। यह स्काउट तना ब्लैडरवॉर्ट नामक पौधे का है। यह भी जीवित प्राणियों को खाना चाहता है।
इसे भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है और छोटे जीवों से भरा ब्रोमेलियाड पूल उन्हें खोजने के लिए एक शानदार जगह है। लुटेरा अपना तना किसी और के पूल में डालता है और एक शिकारी में बदलने लगता है। पौधा जाल वाले बुलबुले उगाता है और उनमें से अतिरिक्त पानी निकाल देता है। इससे एक आंशिक वैक्यूम बनता है। हर बुलबुले में एक हैच होता है जो संवेदनशील बालों से ढका होता है। अब ब्लैडरवॉर्ट को बस सही पल का इंतजार करना है। शिकार की किस्मत तय करने के लिए बस एक स्पर्श ही काफी है। प्लेबैक को 240 गुना धीमा करके हम देख सकते हैं कि ब्लैडरवॉर्ट कैसे काम करता है। जरा सा भी स्पर्श होने पर वाल्व अंदर की ओर खुलता है और वैक्यूम की क्रिया के तहत शिकार तुरंत बुलबुले में खिंच जाता है। यह सब 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में होता है। ब्लैडरवॉर्ट को पौधों की दुनिया में सबसे तेज हत्यारे का खिताब मिलना सही है। आने के बाद ब्लैडरवॉर्ट एक और टेंड्रिल उगाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जमा करता है ताकि एक और ब्रोमेलियाड पूल मिल सके और वहां एक और नरसंहार किया जा सके, जिसे बेचारे पौधे को लूटा जा सके। हांगकांग के केंद्र में स्ट्रैंगलर फिकस के बीज, जो पीढ़ियों पहले पत्थर की दीवारों पर गिरे थे, ने अपनी लचीली शाखित जड़ों को दूर दूर तक फैला दिया है। वे इतनी मजबूती से खुद को स्थापित कर सकते हैं कि वे शहर की वास्तुकला का हिस्सा बन जाते हैं। खैर, आदर्श खरपतवार है, लेकिन ऐसी जगह है जहां लोगों ने अंजीर के पेड़ों की असाधारण क्षमताओं का अविश्वसनीय उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का सोचा है। ये कल्पना को चकित कर देता है। पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में ऊंचा पठार बहुत ही खड़ी घाटियों से कटा हुआ है। यहाँ खासी लोग रहते हैं जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में रहने के लिए अंजीर के पेड़ों के अद्भुत गुणों का उपयोग करना सीखा है। हांगकांग की तरह पेड़ की कई जड़ें इसे पहाड़ की ढलान से मजबूती से जोड़ती हैं। ये जड़ें प्रतिदिन 2.5 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं। वे साधारण रूप से मजबूत लचीली होती है और विभिन्न आकारों में विकसित हो सकती हैं। खासी लोगों ने उन्हें सीढ़ियों के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन मानसून का मौसम खासी लोगों के लिए लगभग दुर्गम चुनौतियां लाता है। ये दुनिया की सबसे नम जगह है। एक दिन में लगभग 30 सेमी वर्षा होती है। नदियां समुदायों को विभाजित करने वाली घातक धाराएं बन जाती हैं। इस समय अंजीर के पेड़ों और खासी लोगों का संबंध महत्वपूर्ण हो जाता है। वे जानबूझकर नदियों के पास अंजीर के पेड़ लगाते हैं। जब वे इतने बड़े हो जाते हैं कि कई लटकती जड़ें बन जाती हैं, तो खासी लोग उन पर काम करना शुरू कर देते हैं। प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए युवा जड़ें बेहतर होती हैं। जड़ें बहुत लचीली हैं। एक आदमी जड़ों को बांस की नलियों में डालता है जो नदी के दूसरी ओर जाती हैं। फिर बाकी काम पेड़ पर छोड़ दिया जाता है। जड़ें बांस की नली के अंदर बढ़ती हैं। ये धागे जैसे जैसे बढ़ते हैं, पोषक तत्वों और संसाधनों को साझा करते हुए जुड़ जाते हैं और किसी भी अकेली जड़ से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। साल बीतते जाते हैं और समय के साथ जड़ें एक जीवित पुल बन जाती हैं। और दुनिया के सभी लकड़ी और किसी भी अन्य पुलों के विपरीत ये पुल हर साल मजबूत और मजबूत होते जाते हैं। किसके विपरीत? क्योंकि जड़ें लगातार बढ़ती रहती हैं। हाँ, खासी लोगों ने यहाँ कई जीवित पुल बनाए हैं। ये दुनिया की सबसे अविश्वसनीय संरचनाओं में से कुछ हैं, जिनकी जगह फंतासी फिल्मों में है। यह आश्चर्यजनक है कि किसी ने ऐसा सोचा भी। पेड़ों की जड़ों से बने जीवित पुल खासी लोगों के लिए एक वास्तविक जीवन रेखा है। उनके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सका। उनकी वजह से खासी लोग इतने जटिल परिदृश्य में फल फूल सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तट, यहाँ की गर्मियां अपने चरम तापमान के लिए जानी जाती हैं। लेकिन यहीं के प्रांत में दुनिया के सबसे अविश्वसनीय पौधों में से एक उगता है, सेराटोकेरियम। यह बीज फैलाने के उद्देश्य से पौधों के बीच नकल का एक अत्यंत दुर्लभ उदाहरण है। यह अविश्वसनीय, झूठे और धोखेबाज है। अब आप समझ जाएंगे। पौधे को गर्मी से पहले बीजों को जमीन में छिपाना होता है। किसके लिए? ये झूठ बोलना और धोखा देना शुरू करता है। और ये वे हैं जिन्हें यह धोखा देने वाला है, गोबर के भृंग। वे विभिन्न जानवरों के गोबर को पसंद करते हैं, जैसे कि मृग। इसे ही मल का ढेर दिखता है, भृंग तुरंत पहुंच जाते हैं। वे जल्दी से इस माल का निपटान करते हैं, गोबर के गोले बनाते हैं और उन्हें अपनी गुप्त जगह पर लुढ़का कर ले जाते हैं ताकि बाद में खा सके। साल के समय गोबर के भृंग अंडे देने के लिए गोबर के गोले दफनाते हैं। गोबर जितना ताजा हो उतना अच्छा। मृग का गोबर भृंगों को अधिक पसंद है। यह पहले से सुविधाजनक गोलों में होता है और तुरंत लुढ़काया जा सका है। सेराटोकेरियम के लंबे और पतले तने इसका फायदा उठाते हैं, अपने बीज गिराते हैं। वे एक ही आकार, रूप के होते हैं और उनकी गंध भी मृग के गोबर जैसी होती है। बीज आकारी जानवरों के मल की विशेषता वाले कई वाष्पशील रासायनिक यौगिकों का उत्सर्जन करते हैं। गोबर भृंगों को लगता है कि यह गोबर है, लेकिन पौधे उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये कीड़े हमेशा गोबर के गोलों को एक ही गहराई पर दफनाते हैं और यह सेराटोकेरियम के बीजों के लिए बिल्कुल सही है। ये सहजीवन नहीं है। भृंगों को उनके काम के बदले कुछ नहीं मिलता। सारा फायदा केवल पौधों को होता है जो भृंगों को धोखा देते हैं।
बीजों की गंध और मृग के गोबर की रासायनिक समानता का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मृग इस प्रकार के पौधे को खाते हैं। नहीं, यह सेराटोकेरियम के विकास के दौरान बना है। इसका उद्देश्य गोबर के भृंगों को आकर्षित करना है। नतीजतन बेचारे कीड़े बार बार इन बीजों के लिए वापस आते हैं, ये सोचकर कि यह भोजन है। इस नकल के कारण सेराटोकेरियम के बीज भृंगों द्वारा लंबी दूरी तक लुढ़काए जाते हैं। भृंग उन्हें जमीन में दफनाकर खुद ही लगाते भी हैं। इस प्रकार पौधे के प्रसार में योगदान करते हैं। शानदार। बेचारा भृंग सोचता है कि उसने अच्छा भंडार बना लिया है, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगेगी। कुछ पौधे परागण या बीज फैलाने की सेवाओं के लिए इनाम के रूप में जानवरों को अमृत या फल प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो गंदा खेल खेलते हैं, सेराटोकेरियम से भी ज्यादा गंदा। आपके सामने पिसोनिया का पेड़ है। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर उगता है। ये पेड़ थके हुए समुद्री पक्षियों के लिए आराम करने और घोंसला बनाने की जगह प्रदान करते हैं, लेकिन इन पक्षियों को अपने मकान मालिक से सावधान रहना चाहिए। ये एक कुटिल पौधा है। पिसोनिया के बीज चिपचिपे होते हैं। वे पक्षी से चिपककर उसके पंखों को चिपका देते हैं। इससे उड़ने में बाधा आती है। सिद्धांत रूप में इसका उद्देश्य है कि पक्षी पेड़ के बीजों के साथ दूसरे द्वीप पर उड़ जाए। इससे पौधे का निवास स्थान बढ़े। लेकिन कई पक्षी चिपचिपे बीजों से लकवाग्रस्त हो जाते हैं। वे अब उड़ नहीं सकते, केवल चल सकते हैं, अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा नए बीज चिपकाते हुए। यह बताने की जरूरत नहीं है कि इसका अंत अच्छा नहीं होता। कई पक्षी यहाँ ये लड़ाई हार जाते हैं और इन जंगलों में उनके बिखरे पड़े रहते हैं। और भले ही उन पर चिपके बीज नए घर तक नहीं पहुंचे, लेकिन कम से कम वे उपजाऊ जमीन में उगना शुरू कर देंगे। पौधे अपने बीजों को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए कई अलग अलग तकनीकों का उपयोग करते हैं। सबसे उत्कृष्ट में से एक यह है। यह खीरे का रिश्तेदार है और इसका नाम स्क्वाटिंग कुकुम्बर है। इसकी फलियों में पिछले कुछ हफ्तों से दबाव बढ़ रहा है। नतीजतन वे एक अच्छी तरह से फुलाए हुए साइकिल के टायर की तरह तंग है और अब उन्हें बस एक हल्के धक्के की जरूरत है। जैसे ही आप उन्हें छूते हैं या हवा चलती है, यह होता है। पौधा अपने बीजों को जितना दूर फेंकेगा उतना अच्छा होगा। अगर अंकुर अपने पूर्वज के बहुत करीब उगता है तो उन्हें पोषक तत्वों और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इसी तरह, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, हिमालयन बाल्सम की फलियां काम करती हैं। ये टाइम बम है। उगने की प्रक्रिया में वे ठीक से स्थित कमजोर रेखाओं के साथ तनावग्रस्त होने लगते हैं और अब उन्हें एक शानदार विस्फोट के लिए किसी भी हल्की सी हलचल, यहां तक कि बारिश की एक बूंद के गिरने की भी जरूरत है। रेगिस्तानी दुनिया में पानी के चोर पौधों की रक्षा में छोटी कमी का फायदा उठाने के लिए विभिन्न रूप लेते हैं। इनसे पानी निकाला जा सकता है। सबसे अजीब यात्राओं में से एक फल खाने वाले मॉकिंगबर्ड के अंदर होती है। ये ट्राइसेरिक्स के बीज है, जो मिस्टलेटो की एक उपप्रजाति है। उनका लक्ष्य है जो कैक्टस के अंदर का पानी है। कांटों से चिपककर बीज अंकुरित होने लगते हैं। उनमें से प्रत्येक में एक लंबा प्रोब विकसित होता है, जिससे वे कैक्टस की त्वचा खोजने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर के लिए पौधा बड़ा होता है और वे मर जाते हैं, लेकिन यह भाग्यशाली था। इसके लिए कैक्टस की सतह पहुंच में थी। यह विशेष सेक्शन कब से चिपकता है और अंधेरा होने का इंतजार करता है। रात में कैक्टस सांस लेने के लिए रंध्र खोलते हैं। ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और ट्राइस्टेरिक्स भी। अंदर जाने पर ऊतक कैक्टस के शरीर में फैल जाते हैं और इसके कीमती पानी पर पलते हैं। फिर एक साल बाद ये कैक्टस की त्वचा को बेचता है और खिलना शुरू कर देता है। हमिंगबर्ड अमृत के लिए आते हैं और इस प्रक्रिया में फूलों का परागण करते हैं। कैक्टस बहुत सुंदर दिखता है अगर आप इस तथ्य को नजरअंदाज कर दें कि यह पूरी तरह से एक परजीवी से ढका हुआ है। से परागण के बाद चक्र पूरा करने के लिए ट्राइसेरिक्स सैकड़ों सफेद आकर्षक बीज पैदा करता है जो पक्षियों को आकर्षित करते हैं। वे उन्हें खाएंगे और फिर उन्हें दूसरे कैक्टस में ले जाएंगे और संसार का पहिया घूम जाएगा। शायद परागण का सबसे जटिल तरीका आम जंगली पौधे लॉर्ड्स एंड लेडीज का है। एक अजीब पुष्पक्रम जिसमें बैंगनी कांटा होता है, जिसे स्पेडिक्स कहते हैं। शाम के करीब स्पेडिक्स तब तक गर्म होता है जब तक कि यह आसपास के वातावरण से 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म न हो जाए और एक बदबूदार गंध न छोड़ने लगे। छोटी उल्लू मक्खियां सड़न की तलाश में जिसमें वे अंडे देती हैं, उन्हें आकर्षित करने वाली बदबू महसूस करती हैं। लेकिन स्पेडिक्स के चारों ओर की पत्ती का भीतरी भाग बहुत चिकना होता है। मक्खियां पौधे के आधार पर एक बल्ब में फंस जाती हैं। मादा फूल जिनका परागण होना है इस बल्ब के नीचे स्थित होते हैं। उनके ऊपर पराग वाले नर फूल होते हैं और सबसे ऊपर सुई जैसे चिकने नीचे की ओर झुके हुए बाल होते हैं। ये बाल फंसे उल्लू मक्खियों के लिए बाधा का काम करते हैं। वे उन्हें पूरी रात वही रखते हैं। कैद उल्लू मक्खियां फूल के चिपचिपे मादा भागों से चिपक जाती हैं और वे सारे परागकण दे देती हैं जो उन्होंने दूसरे लॉर्ड्स एंड लेडीज से लिए थे।
फिर मक्खियां सूखे मीठे स्राव को खाती हैं और भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन पौधा अभी उन्हें जाने नहीं देता। नर फूल परिपक्व होते हैं और उनका पराग बाहर निकलता है जो मक्खियों को ढक लेता है। इसके बाद जेल की सलाखें मुरझा जाती हैं और उल्लू मक्खियां अंततः उड़ सकती हैं, बस एक और ऐसे ही जाल में फंसने के लिए। बात बस इतनी है कि पौधे के लिए यह परागण सफल होने के लिए उल्लू मक्खी को 2 बार कैद से बचना होगा। पहली बार पराग इकट्ठा करने के लिए और दूसरी बार पराग को दूसरे लॉर्ड्स एंड लेडीज के पुष्पक्रमों तक पहुंचाने के लिए। आपके सामने इजराइल की जंगली जय है। प्रत्येक बीज के शीर्ष पर 2 लंबे बाल होते हैं जिन्हें ऑन्स कहा जाता है, और जब बीज जमीन पर गिरता है तो ये ऑन्स कुछ अविश्वसनीय करना शुरू कर देते हैं। बीज को उगने के लिए आदर्श स्थान खोजना होगा और इसके लिए उसे खोजना होगा, खोजने के लिए उसे हिलना होगा। वास्तव में ये बीज यही करते हैं, वे अपने ऑन्स की मदद से चलते हैं। इस तरह बीज दिनों तक जमीन पर यात्रा करता है जब तक कि उसे अंततः एक पत्थर नहीं मिल जाता जिसके नीचे वह छिप सकता है या एक दरार जिसमें वह खुद को दफना सकता है। यह कैसे संभव है? उनका रहस्य क्या है? यह तापमान के उतार चढ़ाव का उपयोग है। ऑन्स दिन में सूखने पर मुड़ते हैं और गीले होने पर खुल जाते हैं। छोटे बाल सतह से चिपक जाते हैं जिससे बीज आगे बढ़ता है। जब हम हिलने वाले पौधों की बात करते हैं तो प्रसिद्ध मैक्सिकन जंपिंग बीन्स का उल्लेख असंभव है। वे एक ठंडे पहाड़ी इलाके के एक छोटे से क्षेत्र में उगते हैं और वे दुनिया की अन्य सभी फलियों से इस मायने में अलग है कि वे हिल सकते हैं। उड़ने और लुढ़कने की मदद से वे धीरे धीरे दूरी तय करने में कामयाब होते हैं। कुछ लोग उन्हें जंपर बीज या सिर्फ जंपर कहते हैं। तो वे 6 से 8 महीने तक इस तरह कूद सकते हैं और वे उद्देश्यपूर्ण तरीके से कूदे हैं, और वे एक ढलान पर चढ़ भी सकते हैं। ये छलांगे गर्मी से बचकर किसी ठंडी जगह जैसे घास के नीचे या पत्थर के नीचे जाने के उद्देश्य से की जाती हैं, और साबित करना आसान है। यदि आप उन्हें एक मंच पर रखें जहां एक तरफ दीपक से गर्म किया जाता है और दूसरी तरफ ठंडा, तो समय के साथ सभी फलियां ठंडी तरफ चली जाएंगी। ये फलियां कैसे कूद पाती हैं? उनके पास कोई ऑन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है जो उन्हें हिलने दे। शायद अली अनुमान लगा चुके हैं। उनके अंदर परजीवी रहते हैं। ये कोडिंग मौत के लार्वा हैं और वे ही हैं जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंदर का लार्वा हिलना शुरू कर देता है, धागों को खींचता है जिससे बीज लुढ़कता है या कूदता है। कैटरपिलर ज्यादा गर्म होने से बहुत डरते हैं क्योंकि इससे वे निर्जलित हो जाते हैं और मर सकते हैं। लोगों को जंपिंग बीन्स इतनी पसंद आई कि वे उन्हें अंदर कैटरपिलर के साथ ही बेचते हैं। उनके बिना वे बहुत कम लोगों के लिए दिलचस्प है। फ्लोरिडा की घाटियों में हर वसंत में सैंडहिल मिल्कवीड खिलता है। इसके खिलने का समय मेक्सिको से प्रवास करने वाली मोनार्क तितलियों के आगमन के साथ बिल्कुल मेल खाता है। तितलियों को मिल्कवीड की जरूरत उनके फूलों का परागण करने के लिए नहीं होती। पराग इकट्ठा करने के बजाय मादा मोनार्क पत्तियों पर अपने अंडे देती हैं, जिनसे लार्वा निकलते हैं जो पौधों को खाते हैं। हालांकि सबसे मजेदार बात यह है कि पौधे को यही चाहिए था। बात यह है कि भले ही तितली उस पर केवल अंडे देने के लिए बैठी हो, फिर भी उसने फूल का परागण किया और फिर पौधा तितली के बच्चों से निपट लेगा। इसके लिए उसके पास एक चतुर चाल है। तो तितली के कैटरपिलर अंडे से निकलना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि वे अंततः पत्तियों पर दावत करेंगे, लेकिन पौधे के इस बारे में मौलिक रूप से अलग योजनाएं हैं। जैसे ही कैटरपिलर केशिकाओं में काटता है, उस पर एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ डाल दिया जाता है। नतीजतन बेचारे के पैर चिपक जाते हैं या वह समय के साथ डूब जाता है। पौधे की सुरक्षा इतनी प्रभावी है कि केवल 3 कैटरपिलर ही उस पर अपना पहला दिन जीवित रह पाते हैं। फिर भी एक छोटा प्रतिशत जीवित रहता है और वे मजबूत हो जाते हैं। वे कमजोर हांग खोजते हैं। मुख्य तने को सावधानी से चबाकर कैटरपिलर तरल पदार्थ छोड़ते हैं जिससे इसके भंडार कम हो जाते हैं। अब मिल्कवीड असुरक्षित है और कैटरपिलर इसे शांति से खा सकता है। हालांकि पौधा ठीक रहेगा क्योंकि जीवित कैटरपिलर का छोटा प्रतिशत इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यह इसी के लिए डिजाइन किया गया था। इसलिए नए मौसम के आगमन के साथ पौधा फिर से इंतजार करता है कि तितलियां उस पर बैठे, अंडे दे और साथ ही फूलों का परागण करें। अगर आपको याद हो तो फिल्म अवतार में ऐसे पौधे थे जो छूने पर तुरंत मुड़ जाते थे। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हमारी असली दुनिया में भी कुछ ऐसा ही है। आपके सामने मिमोसा पुडिका छुई मुई है। ये पौधा छूने पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है, जिससे यह एहसास होता है कि हमारे सामने कोई जानवर है। पत्तियों के सिकुड़ने की इतनी तेज प्रतिक्रिया इस तथ्य के कारण होती है कि पत्ती के डंठल के आधार पर पानी की झिल्लियां होती हैं और पत्तियों पर ही दबाव के प्रति संवेदनशील रिसेप्टर्स होते हैं। छूने पर तरल संपर्क के स्थान पर जाता है और इस भार के तहत पत्ती मुड़ जाती है। यह पौधे को सभी कीटों से बचने की अनुमति देता है। एक अध्ययन में पाया गया कि मिमोसा पुडिका में सीखने
और संपर्कों की विशेषताओं को याद रखने की क्षमता होती है। और अगर वे कोई खतरा पैदा नहीं करते हैं तो पौधा पत्तियों को मोड़ने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा। टुंड्रा में ध्रुवीय दिन लंबे होते हैं, लेकिन छोटी गर्मियों के कारण कई पौधों को बीज पैदा करने में 2 साल लगते हैं। कठोर जलवायु से लड़ने वालों में एक विनम्र कॉमन बटरवॉर्ट है। यह हने दिखता है, लेकिन ये एक कुटिल हत्यारा है। बटरवॉर्ट की पत्तियां छोटे चिपचिपे गोलों से ढकी होती है, जो कीड़ों को पकड़ने के लिए अनुकूलित होती हैं। शिकार पकड़े जाने पर मांसाहारी पौधा ग्रंथियों से एंजाइम उत्पन्न कर पचाना शुरू करता है। बटरवॉर्ट कई प्रकार के होते हैं और कीड़ों के लिए उनमें से किसी को भी न छूना ही बेहतर है। कम पोषक तत्वों वाली भूमि में नाइट्रोजन के एक अतिरिक्त स्रोत यानी कीड़ों का उपयोग करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण लाभ देती है। चलिए दक्षिण अमेरिका चलते हैं। आपके सामने पेंटानल है, जो भू आबद्ध क्षेत्रों में सबसे बड़ी जलीय दुनिया है। साल में कुछ महीनों के लिए यहाँ जलीय पौधों के लिए आदर्श परिस्थितियां बनती हैं। ये सभी सतह पर जगह पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि उन्हें जीवन का स्रोत यानी सूरज की ज्यादा किरणें मिल सके। हर कोई जितनी जल्दी हो सके बढ़ने की कोशिश करता है, इससे पहले कि प्रतियोगी ऐसा करे, और हर दिन धूप में जगह के लिए संघर्ष तेज होता जाता है। लेकिन जब सब लोग किरणों के लिए लड़ रहे होते हैं तो गहराइयों से एक राक्षस उठता है जो जल्द ही यहाँ सबको नष्ट कर देगा। आपके सामने पौधों की दुनिया का असली राक्षस है, जो दया नहीं जानता और सशस्त्र है। यह अपनी कली से जगह साफ करता है जैसे गदा से, और अब यह खुलना शुरू कर सकता है। यह विशाल अमेज़न वाटर लिली विक्टोरिया अमेज़ोनिका की पई है। पत्ती प्रतिदिन 20 सेमी से ज्यादा फैलती है और समय के साथ 2 मीटर से ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। विशाल पत्तियां हवा से भरे सहारे पर टिकी होती हैं और 2 सेमी लंबे कांटों से सुरक्षित होती हैं, तो इसे शाकाहारी मछलियों से बचाते हैं। पत्तियां पानी पर तैरती हैं और उनकी सतह छोटे छोटे छिद्रों से ढकी होती है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि बारिश का पानी पौधे को डुबो न दे। कुछ महीनों के भीतर लिली लगभग 40 ऐसी विशाल पत्तियां पैदा करेगी। हर पत्ती के साथ अन्य पौधों के लिए कम प्रकाश बचता है। लिली प्रतियोगियों को धकेल देती है, यह कई को कुचल देती है या छेद देती है। यह एक नरसंहार जैसा है जिसमें लिली का कोई भी प्रतियोगी जीवित नहीं बचता है। अंत में विशाल पत्तियां किनारों पर इतनी कसकर दब जाती हैं कि वे नीचे के पौधों के लिए प्रकाश को पूरी तरह से बंद कर देती हैं। लड़ाई खत्म हो गई है, बिना शर्त जीत। लिली की पत्तियां इतनी बड़ी और पानी पर इतनी मजबूती से टिकी होती हैं कि एक व्यक्ति अपने पूरे वजन के साथ उन पर आसानी से खड़ा हो सकता है, या नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है, लेकिन केवल अगर वजन सही ढंग से वितरित हो। पौधा सामान्य रूप से बड़ी खोखली पसलियों के कारण 50 किलो तक वजन सहन कर सकता है, और आप उस पर खड़े हो सकते हैं। यदि आप कोई डिस्क रखते हैं तब वजन पूरे पौधे पर वितरित हो जाएगा और व्यक्ति टिक पाएगा, जो कई लोग सफलतापूर्वक कर पाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पेड़ कैसे कवक के साथ सहजीवन में प्रवेश करते हैं। कवक बालों जैसे दागों का मैट्रिक्स उपयोग करते हैं, जिसे माइसेलियम कहा जाता है। ये पेड़ों की जड़ों से शर्करा इकट्ठा करते हैं और बदले में पेड़ को खनिज प्रदान करते हैं जो मिट्टी से निकलते हैं। पेड़ आपस में बातचीत के लिए कवक नेटवर्क का उपयोग करते हैं, जैसे जानकारी और बीमारियों की चेतावनियां। जंगल में गर्मी एक नया खतरा लाती है, सूखा। युवा पेड़ पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनका सीमित पानी का भंडार जल्दी खत्म हो जाता है। जंगल का नेटवर्क उनकी मदद करता है। बड़े पेड़ जिनके पास पानी का भंडार होता है, कवक नेटवर्क से पानी युवा पेड़ों को भेजते हैं। युवा पेड़ बारिश की कमी के बावजूद पुनर्जीवित होने लगता है, बस अविश्वसनीय। वैज्ञानिकों ने अभी अभी कवक और पेड़ों के बीच संबंध की पूरी शक्ति को उजागर करना शुरू किया है, लेकिन यह पहले से ही स्पष्ट है कि ये गहरे संबंध पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए आवश्यक है। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पिछले 2 वीडियो देखना न भूलें।